नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो 10x सागर श्रीदेश के इस नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल है। दोस्तों, अभी तक देश के सारे पॉडकास्ट में आप लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पॉडकास्ट सुना होगा। लेकिन आज का जिस टॉपिक पर जो हमारा पॉडकास्ट है वो कुछ यूनिक है। मेरा दावा है कि शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने अभी तक कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं सुना होगा। दोस्तों, स्वागत कीजिए मोहित साहू सर का, जो छत्तीसगढ़ के बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं। आज सर से हम जानेंगे उन सारे साइंसेस का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस के बारे में, स्पेशली फ्रॉम द बर्ड पर्सपेक्टिव, क्योंकि बर्ड्स को मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें। एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे पता है दैट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोलॉजी उनके पीछे। लेकिन साथ ही साथ हमारे बदलते क्लाइमेट की वजह से या बदलते जो हमारे एनवायरनमेंट है उनकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से मैं खुद भी पर्सनली बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि कैसे उनकी जो पैटर्न है वो हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करे, या उनके बदलते बिहेवियर से हम अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मोहित साहू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसमें। थैंक यू सो मच। सर, पहले थोड़ा सा आप बताइएगा, लाइक बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के आप मेंबर हैं, लाइक ये होता क्या है यहाँ पर और कैसे फंक्शन करती है ये? बर्ड काउंट ऑफ इंडिया जो है वो बर्ड मॉनिटरिंग का बेसिकली काम करती है इंडिया में। और ये जो कॉर्नेल्स लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी है अमेरिका की, उसका एक काउंटर पार्ट है इंडिया में, समझ लीजिए। ओके। उसके जो डाटा है वो मॉनिटर, इंडियन डाटा को मॉनिटर करने का, रिकॉर्ड करने का, और उसको प्रॉपरली ऑथेंटिक डाटा वहाँ पे अपलोड हो, उसको मॉनिटर करती है। और बहुत सारे साइंटिफिक और दूसरे उसका डाटा एनालिसिस वगैरह है, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब काम करती है बर्ड्स के ऊपर। सर, सो बर्ड काउंट ऑफ इंडिया का मिशन क्या है? लाइक उस क्या मोटो से, किस ऑब्जेक्टिव से वो काम करती है? देखिए, कोई भी बेसिक मोटो तो कंजर्वेशन है, बर्ड कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन तभी हो सकता है जब हमको उस स्पीसीज की या उस ग्रुप की जानकारी, अगर डाटा हमारे पास हो। हमें यही नहीं मालूम है कि वो उनकी संख्या क्या है, कम है, ज़्यादा है, बढ़ रही है, कम है, घट रही है। जब तक वो हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कंजर्वेशन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली उनका जो मकसद है उस सिटीजन साइंस के थ्रू काम करने का, वो ये कि डाटा कलेक्ट करना, और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी स्टेप्स हम ले सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू और दूसरे तरीक़ों से, वो काम करते हैं। तो सर, ये जो डेटा अभी तक कलेक्ट हुआ होगा, आई अंडरस्टैंड कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी, चलता रहता होगा। जी। ये डेटा कलेक्शन कैसे होता है इसमें? इसमें उन्होंने जो कॉर्नेल्स लैब है, उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है, ई बर्ड के नाम से है। और उस ऐप को आप अपने फ़ोन पे अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू उनके वेबसाइट पे डाटा जाता है। अब वो डाटा कैसे जाता है, अगर आप उसको फील्ड में लेके जाएं या आप घर में बैठे अगर आप कोई बर्ड लिस्ट बनानी है आपको, तो उस ऐप को ऑन करिए। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन लेगा, टाइम लेगा और डेट लेगा। ओके। ये 3 चीज़ सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपकी चेकलिस्ट शुरू हो जाएगी बनाना। आपको जो जो दिख रहा है आसपास, जो जो स्पीसीज जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन का है तो वो आइडेंटिफाइड स्पीसीज को उसमें डालते जाइए, उनका नंबर डालते जाइए। कितने, जैसे मैंने हाउस पैरो देखी तो 15 हाउस पैरो देखी, वो 15 उसमें डाल दिया। उसमें एक जैसे ही आप डाटा वो ऐप ऑन करते हैं तो अपने आप जो आपके आसपास की जो प्रोबेबल स्पीसीज है बर्ड स्पीसीज की, वो अपने आप शो करने लगती हैं अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉर्ड्स। ओके। वो रिकॉर्ड आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसमें अपने आप वो ले लेगा कि ये स्पीसीज आपको लाइकली है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा। कुछ होता है कई बार कि अब नॉर्मल कुछ दिख जाए, कुछ हर बात सब जगह होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख जाए, वो बात अलग है, उसको नहीं शो करेगा, उसको आपको अलग से फीड करना पड़ेगा। बट उसके अगर वैसा कुछ आपको डाटा मिलता है जो यहाँ के लिए कॉमन नहीं है, या जो बर्ड आपने गलती से आइडेंटिफिकेशन करके उसको गूगल से सर्च करके अगर कोई अमेरिकन बर्ड को यहाँ उसमें डाल दिया, तो इमीडिएटली वो जो है जो लिस्ट है आपकी, वो जो स्टेट के रिव्यूअर्स हैं, इसमें रिव्यूअर्स रहते हैं जो आपकी लिस्ट उनके थ्रू होके जाती है,
अगर कुछ एबनॉर्मल उसमें साइटिंग होती है तो वो इमीडिएटली उनके पास मेल चला जाएगा कि दिस लिस्ट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो सर तो उसमें फिर आपको या तो फोटोग्राफ देना पड़ेगा ओके या आपको फिर उसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट बर्ड। अगर वो आप दे पाएँ एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड तो फिर अगर कुछ नई स्पीसीज मिलती है तो देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ रिसर्च यस यस कि आपका जो या रेंज एक्सटेंशन होगा या फिर कोई वैग्रेंट आपको कुछ साइटिंग हुई है। कई बार क्या होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स ब्लो करके हवा के उसे ब्लो करके जाती है, रास्ता भटक के आ जाती है। ओके या कई बार डिसोरिएंटेशन होता है उनको डिहाइड्रेशन की वजह से ओके लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में, तो वो कई बार डिसोरिएंटेशन होके इधर उधर भटक जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर वैसा कुछ आपको साइटिंग है तो उनके लिए एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। वैसे मेरे दिमाग में कुछ और क्वेश्चन था सर, लेकिन अभी जब आपने डिसओरिएंटेशन वगैरह की बात की है, जी हम लोग पढ़ते हैं कि आई डोंट नो एग्जैक्टली बट विंटर्स में कुछ अपने मैं एक साइबेरिया बार से अपना वो ब्लड्स आते हैं। प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ जो हाँ, उनका लिस्ट अपलोड करने का। यस सॉरी मैं यस भटक गया था बीच में। ओके कोई इश्यूज नहीं सर। उसमें यह है कि जैसे आपने आधे घंटे या 15 मिनट बर्ड ऑब्जर्व की, हाँ हाँ उसके बाद आप उसको डाटा बंद कर दीजिए और उसके बाद आपको उसके आगे की जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस करके दिखाएगा। उसमें आपका फिर लोकेशन आपको सजेस्ट करेगा कि आज के आपके आसपास, जैसे आपने मैं अनुपम नगर में बर्ड वॉचिंग कर रहा हूँ तो अनुपम नगर की लोकेशन 3-4 उसमें सर्च दिखाएगा कि ये आपके आसपास की लोकेशन है। आप क्या नाम देना चाहते हैं इसको नाम दे दीजिए। ओके या फिर ऑलरेडी कुछ वहाँ हॉटस्पॉट बने हुए रहते हैं, जैसे बहुत सारे बर्डर्स वहाँ पे बर्डिंग करके गए हैं। तो ये जो हमारे रिव्यूअर्स हैं जो क्या कहते हैं हॉटस्पॉट एडिटर्स हैं, वो जगह जगह कुछ इंपॉर्टेंट जो बर्ड एरियाज हैं उनको हॉटस्पॉट बना देते हैं। ओके तो अगर वैसा वाला हॉटस्पॉट है तो वो आपको शो करेगा, आप उसमें वो डाल दीजिए। इस तरीके से आपका लोकेशन और वो सारा डिटेल आपकी लिस्ट जो है चेकलिस्ट वहाँ चली जाएगी। उसमें दो तरीके हैं, एक तो अगर आप बैठ के वो कर रहे हैं तो आपको स्टेशनरी जो है उसका फॉर्मेट होगा। अगर आप मूव कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग मोड में होगा वो चेकलिस्ट। और कई बार होता है ना कि हमको अचानक कोई एक बर्ड दिख गई तो हम उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। तो वो एक आधे मिनट की जो चेकलिस्ट रहती है उसको इंसिडेंटल बोलते हैं। ओके ओके और एक रहता है हिस्टोरिकल डाटा, जैसे मान लिया आपने 20 साल पहले कुछ कहीं आपको अपनी डायरी मिल गई, उसमें आपने किसी डेट की 20-25 स्पीसीज नोट करके रखी होंगी। वो हिस्टोरिकल डाटा भी बड़े काम का रहता है इनका, कि हो सकता है कि जो स्पीसीज 20 साल पहले यहाँ दिख रही है वो आज ना दिख रही हो। तो वो जो पुराने हिस्टोरिकल डाटा है 2014 से यहाँ पे शुरू हुआ था ई बर्ड, उसके पहले का अगर डाटा है तो दैट मीन्स दे आर हिस्टोरिकल डाटा फॉर देम। तो वैसे भी कुछ मैंने डाले हैं, मैं पुराने रिकॉर्ड्स कुछ तो गुम गए मेरे और कुछ जो थे मैंने उसमें अपलोड किए हैं। लाइक कितनी बड़ी वो है सर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मेंबर साइज कितने हैं, कितने लोग इस एफर्ट में? मेरे ख्याल से करोड़ों में होंगे मेंबर्स जो चेकलिस्ट बना के डालते हैं। और लाखों चेकलिस्ट डलती है। अभी जैसे जीबीबीसी हुआ तो उसमें भी लाखों चेकलिस्ट डली एक दिन में। और करीब 8,000 बर्ड स्पीसीज उन 4 दिनों में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड हुई। हाउ मेनी सर? 8,000 से ऊपर बर्ड स्पीसीज विदिन 4 days? विदिन 4 days। वाओ। और बड़ा इंटेंसिव ये सर्वे होता है इसमें। मतलब पीपल आर लाइक फ्रैंटिक, वो निकलेंगे अपना सुबह से, कुछ तो अपना दिन भर उसी में अलॉट कर देते हैं। और 20 एक दिन में 10-10 12-12 चेकलिस्ट डाल देंगे। अच्छा। और नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जो अभी इस साल जो है 1070 से ऊपर स्पीसीज एक दिन में 4 दिन में रिकॉर्ड हुई। दिस बर्ड स्पीसीज, उसमें से लाइक ऑल नोन था कि ऐसा भी हमको रहता है कि यूनिक स्पीशीज? यूनिक तो देखना पड़ेगा, एक आध कुछ हुई होगी, अदरवाइज जो नॉन स्पीसीज है वही हुई है। ओके। और आउट ऑफ द 1370 ऑड उसमें से 1073 तो 4 दिन में ढूंढ निकाली लोगों ने। वाह, सच अ ह्यूज। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि उड़ते हुए पंछियों को आइडेंटिफाई करना, उनके डेटा को एंट्री करना, फॉर अस ये हमारी इमेजिनेशन के बाहर है, लाइक हाउ इट वर्क्स। एंड ये सोचिए इतने कलेक्टिव एफर्ट से ये हो रहा है ये चीज़ें। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ऐप्स हैं बनाए हुए इन्होंने। ओके। मर्लिन करके एक ऐप है, उसमें आप साउंड भी डाल सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड करके उसमें फीड करिए तो बताएगा। ओके। और फोटोग्राफ अगर आपके पास है वो डाल दीजिए, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा। फोटोग्राफ नहीं है तो आपको बर्ड का डिस्क्रिप्शन देना होगा उसमें। जैसे आप उसको ऐप को ऑन करेंगे तो उसमें बर्ड के साइज दिखाएगा, किस साइज़ की बर्ड है। जैसे आपका बगला हुआ, कौवा हुआ, मैना,
और स्पैरो, इस टाइप की 4 उसमें फ़ोटो बनी है। किस साइज़ की बर्ड है वो डाल दीजिए, कलर डाल दीजिए, और कहाँ हैबिटेट कहाँ दिखी वो डाल दीजिए। हैबिटेट इसलिए कि जैसे कोई डक आपको दिखी, तो आप उसको पेड़ पे दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली। कंफ्यूज होगा, हाँ हाँ। तो यू हैव टू शो इट इन वाटर। तो इस टाइप से अगर आप उसका डिटेल देते हैं तो उस बेसिस पे भी आइडेंटिफिकेशन होता है बर्ड्स का। दैट्स रियली कूल सर। सर तो इस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पे ऐसा कुछ हाल फिलहाल के उसमें मतलब समथिंग दैट मेड अ न्यूज़, लाइक ऐसा कुछ हुआ है क्या? छत्तीसगढ़ में अभी अभी हुआ है, वो जीबीबीसी के बाद हुआ। एक रेड नेक्ड ग्रीप दिखी है इनको, वो नॉर्थ इंडिया में ही रहती है। यहाँ वैग्रेंट एक साइटिंग हुई है, एक ब्लैक नेक्ड ग्रीप और एक रेड नेक्ड ग्रीप, दोनों दिखी है इस बार। ओके तो वो लेकिन बर्ड काउंट का जो है वो उसके आगे पीछे दिखी है, ओके बट दैट इज़ अ गुड साइटिंग। ओके ओके ओके। सर ये कितना परसेंट एक्यूरेट, लाइक बर्ड काउंट में डू वी इज आवर मोटिव इज टू अंडरस्टैंड द like a broader numbers or exact number is our goal? जितना एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना वो कोशिश करते हैं। एंड उनका एक मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी आइज़ होंगी उतने ज़्यादा आपकी साइटिंग होगी। तो एक तो नंबर लोगों का जोड़ना, उनको इनकलकेट करना उनके अंदर आपका ये इंटरेस्ट, और दूसरा कि एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए होता क्या है कि जैसे आपने डाटा अपलोड किया तो स्टेट रिव्यूअर्स होते हैं जो वो आपके, जैसे मैंने बताया कोई ऑड स्पीशीज़ आपने डाल दी, तो वो पकड़ लेंगे, वो आपसे फिर आपके पास मेल आएगा कि आपने कैसे देखी, क्या देखी, थोड़ा डिटेल बताइए, फ़ोटोग्राफ दीजिए। एक तो स्टेट लेवल के उनके ऊपर रहते हैं, नेशनल लेवल के, और फिर उसके ऊपर रहते हैं इंटरनेशनल लेवल के। ओके तो आपकी जो एक जैसी चील जैसी दृष्टि रहती है ना आपके डाटा पे, वैसा नहीं कि कहीं चला जाएगा आपने डाल दिया, इट हैज़ टू बी, देयर आर लॉट ऑफ चेक्स एंड लिटमस बैलेंसेस। टेस्ट होता है उसका, बहुत टफ। दैट्स गुड सर। वो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। वाह। सो सर लेट्स कम टू द बर्ड्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड काफ़ी मतलब मुझे, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड सर, जो मैं देखता हूँ एंड इन द अर्बन पेरिफेरी, जो मैं अपने 20-25 साल अपने बचपना से कंपेयर करता हूँ सर, वो चिड़ियों की चहचहाट मुझे अब कम सुनाई देती है। इज इट सो? ये आपकी डेटा भी बता रही है ये बातें? चहचहाट कम तो हुई है, क्योंकि एक ज़माने में मेरे घर के आसपास ही जो स्पैरोज वगैरह रहती थी वो अपने उतनी नहीं दिखती है। मैना खास करके हमारे सिटी के अंदर जो थी, 3 किस्म की मैना होती थी। कॉमन मैना है, ब्राह्मणी मैना है, और पाइड, एशियन पाइड स्टारलिंग, ये 3 मैना हमको शहरों में देखने को मिलती थी। इनके नेस्टिंग पॉइंट्स कम हो गए, उनका नेस्टिंग कम हो गया, इनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। और ये बेसिकली जो 2 मैना है उसमें होल नेस्टर्स हैं, जैसे कॉमन मैना और जो है आपका ब्राह्मणी मैना, ये बेसिकली होल नेस्टर्स है जो पेड़ के खोखलों में घर बनाते हैं, या पुराने जो दीवारें रहती उसमें खोखले रहते थे उसमें घर बनाते थे। तो वो सब की कमी की वजह से ये कम हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि अब देखिए एक हैबिटेट भी चेंज होता है। अब जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल दूं, अनुपम नगर का, तो पहले जब हम यहाँ पे 90 में शिफ्ट हुए थे, घर नया बना के वहाँ गए थे, तो इट वाज लाइक अ ओपन लैंड। वहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कॉलोनी, और वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे थे, ज़्यादातर ओपन कंट्री था, थोड़े से बहुत ग्रास के ओपन लैंड थे। और मेरे घर के पीछे दूरदर्शन का कैंपस है, तो वहाँ पे कुछ घने पेड़ थे, तो बाकी एरिया ओपन था। अब होता क्या है कि बर्ड जो है वो हर बर्ड आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ग्रासलैंड बर्ड्स होते हैं, कुछ आर्बोरियल होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। तो वो जब हैबिटेट चेंज होता है उसके हिसाब से भी बर्ड की स्पीसीज चेंज होती है। तो पहले जो मेरे यहाँ बर्ड्स दिखती थी आसपास, वो दिखना बंद हुई, दूसरी अब आ गई। तो ये है, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े हो गए, लोगों ने प्लांटेशन शुरू किया, तो वो जो ओपन कंट्री वाली बर्ड्स थी, जैसे ड्रोंगोस, ब्लैक ड्रोंगोस थी, इंडियन रोलर था, नीलकंठ जिसको बोलते हैं, लार्क्स वगैरह थे, पिपेट्स थे, वो दिखते थे घर के आसपास, श्राइक्स दिखती थी, वो सब अब चली गई, ये क्योंकि ओपन कंट्री वाली बर्ड्स है। अब उनकी जगह रेड बेंटेड बुलबुल आ गई, आपकी कॉमन आयोरा आ गई, और डव्स आ गए। तो ये देखिए हैबिटेट के हिसाब से चेंज होता है। बट इज इट लाइक ये न्यूट्रल है फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इसके कुछ इम्पैक्ट इनके रिपरकशंस लॉन्ग टर्म में तो है, अगर आपकी कोई ऐसी स्पीसीज है जो लगातार विस्थापित हो रही है एक जगह से, जैसे मैंने बताया मैनाज हैं, अगर ये मैना हमारे जो है
दे आर वेरी गुड गार्बेज क्लीनर्स ऑल्सो। उनके एक गायब होने का एक मैं बहुत बड़ा रीज़न देखता हूँ कि हमारे जो पहले नुक्कड़ में कचरे के ढेर पड़े रहते थे ना, हम लोग खाने का सामान जूठन वूठन फेंक देते थे, उसको खाने के लिए आती थी। या उसमें जो कीड़े हो जाते थे, इल्लियाँ पड़ती थी, उनको खाने के लिए आती थी। तो उनका एक तो फूड कम हो गया। हमारे कचरे वाले घर से कचरा उठा के ले जाते हैं थैलियों में भर के प्लास्टिक की, और उनको डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंकते हैं। तो इसलिए उनका, और दूसरा कि उनका हैबिटेट नहीं रहा, उनके घोंसला बनाने की जगह हमने छीन ली, बड़े बड़े पेड़ काट दिए। सर और गोरैया जो कहते हैं, जी, होम स्पैरोस, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, जी, बचपन में तो मतलब ये एक तरीके से हम उनके साथ पले बढ़े हैं। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो रूम से इधर से उधर आ जी, रहे हैं, उनके घोंसले रहते हैं। जी, इनकी भी जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है, और एक बहुत सारी, अब आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, बट कहते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल टावर्स इनकी पॉपुलेशन कम हुई है। नहीं, मोबाइल टावर्स के ऊपर तो ऐसी कोई कंफर्म स्टडी है नहीं, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है। इंसेक्ट्स के ऊपर ज़रूर असर हुआ, मधुमक्खियों पे और दूसरे इंसेक्ट्स पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अपना नेविगेशन करते हैं उनका। बर्ड्स का उतना नहीं है, कोई ऐसी कोई स्टडी सामने नहीं आई। स्पैरोज का हटने का एक मेन रीज़न है कि उनका जो घोंसले बनाने की जगह थी, पहले हम घर में खुली जगह, खपरे के घर रहते थे, या फिर जो घर के जो रैफ्टर्स रहते थे अंदर, जो बल्लियों के जिसके ऊपर खपरे रेस्ट करते हैं, उसके ऊपर घोंसला बनाती थी अंदर, या फिर खिड़की खुली रहती थी पंखे के ऊपर बना लेती थी। अब हमारी खिड़कियों में लग गए सब शटर्स, और अंदर बिकॉज ऑफ एसी। यस। एंड दूसरा है उनका जो फूड मटेरियल, जैसे हम पहले घरों में क्या आंगन में दाने वाने सुखाते थे ना, गेहूँ चावल धो के सब, दालें वगैरह धो के सूखती थी, दूसरी चीज़ें पापड़ बड़ी वगैरह बनाते थे, वो सब पैकेट में आ गए। तो वो उनका भोजन कम हो गया। तो इस तरीके से वो, अच्छा दूसरा क्या है कि अभी स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स करके एक इन्होंने बर्ड काउंट इंडिया का एक ये लोग पीरियडिकल निकालते हैं हर 2 साल में 3 साल में। तो उसमें यह है कि स्पैरोज की संख्या कम नहीं हुई है, इनके पॉकेट्स में सिमट गई हैं ये। ओके। ओवरऑल जो संख्या है वो शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, बट दे हैव शिफ्टेड इनटू पॉकेट्स। कुछ जगह खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, जहाँ उनको ज़्यादा कंड्यूसिव खाना मिल रहा है या रहने की जगह है। ओके ओके। जैसे पहले मेरे घर के कंपाउंड में 20-25 स्पैरोज रहती थी, अब यहाँ से हट गई क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अब वो शिफ्ट हो गई, जो घर के पास फ्लाईओवर बना है उसके नीचे बहुत सारी जगह है, कुछ खोखले हैं और वो है, तो उनके वहाँ पे घोंसले बनाने की उनको जगह मिल गई, तो वहाँ शिफ्ट हो गई। और कुछ वहाँ पे कचरा भी फेंकते हैं लोग, खाने वाने का सामान भी पड़ा रहता है पुल के नीचे कोने में, तो उसकी वजह से वो शायद वहाँ शिफ्ट हो गई। ओके। हाँ। सर आज के समय में बर्ड पॉपुलेशन का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है बर्ड पॉपुलेशन? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग तो मैं उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ अवेयरनेस आ गई लोगों में। हैबिटेट लॉस इज़ अ बिग, और ये जो क्लाइमेट चेंज है, ओके, इससे बर्ड शिफ्ट हुई हैं। और हाँ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, लाइक कैन यू गेस दैट हाउ द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड? जो जितना आप लोगों ने बर्ड पर स्टडी किया, क्लाइमेट में जैसे वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा एक डिबेटेबल एस्पेक्ट ही बोला गया। देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु बिलीव कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ नहीं है। कोई ऐसा पैटर्न इनका शो कर रहा है जो उसके कंकरेंट है? अभी तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके जो हैबिटेट की वजह से बहुत सारा फ़र्क पड़ा इससे। ग्लोबल वार्मिंग का जैसे सी लेवल का बढ़ना, या बहुत ड्रास्टिक किसी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाना, वैसा तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा माइग्रेशन हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से, ऐसे कोई माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सर एक बर्ड अपने लाइफ में कितने किलोमीटर तक माइग्रेट कर जाती है? वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। कुछ जो लोकल है, अब जैसे जो स्पैरोज वगैरह तो माइग्रेट करने का सवाल नहीं हो, तो करीब करीब उनका जो जा रहा है वो आधा 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। फोरेज करने जाएंगी भी, खाना वाना खाने, तो उससे ज़्यादा नहीं जाती। वैसे ही मुनिया है, वो भी 1-2-2.5 किलोमीटर के अंदर ही रहती है। छोटी मुनिया आपने देखो, केज बर्ड जो बहुत छोटी छोटी रंगीन बर्ड्स, वो है। फिर दूसरा आपका हमारे यहाँ कुछ ग्रीन बी ईटर्स होती हैं, तो तार पे आपको उसके दुम के नीचे एक लंबा सा वायर निकला हुआ दिखेगा आपको, एंटीना जैसा। ग्रीन बी ईटर्स रहती है, वो नेस्टिंग के लिए, जैसे शहर से बाहर नाले वाले होंगे उनके बैंक्स में वो लोग नेस्ट बनाते हैं, होल्स बनाते हैं नाले की या तालाब की दीवार पे, तो वो शहर से बाहर चले जाएंगे नेस्टिंग के लिए, फिर आ जाते हैं नेस्टिंग सीज़न ख़त्म होने के बाद। ये तो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट हो गए। वैसे ही आपके ईग्रेट्स वगैरह हैं या कॉर्मोरेंट्स हैं,
ये भी 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में इनके कॉलोनियल नेस्टर्स हैं। ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर पेड़ों पे घोंसले बनाते हैं। बेसिकली वाटर बर्ड्स हैं ये, कुछ वेडर्स हैं, कुछ डाइवर्स हैं। तो ये भी एक जगह इकट्ठे होकर कॉलोनी में, इनके हेरनरी बोलते हैं इनकी कॉलोनी को। ओके। तो बहुत सारे 20-25 पेड़ों का क्लस्टर होगा, वहाँ बना लेंगे। या बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ बरगद का होगा, तो उसमें आपको 20-25-50 घोंसले इनके दिख जाएंगे। दे आर बेसिकली कॉलोनियल नेस्टर्स। तो वहाँ जहाँ कंड्यूसिव इनको जगह दिखती है नेस्टिंग की, वहाँ जाके लोग अपने घोंसले बनाते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ओपन बिल स्टॉक, हमारे जो एशियन ओपन बिल बोलते हैं उसको, घोंगिल हिंदी में बोलते हैं। उसकी चोंच बीच में से थोड़ी खुली रहती है और वो घोंगा खाता है, जो स्नेल जिसको एप्पल शेल बोलते हैं। खेतों में, धान के खेतों में होता है वो। तो वो अपना ब्रीडिंग इससे कोरिलेट करता है धान के सीजन से। तो घोंगे आते हैं, पानी भरता है खेतों में, घोंगे आते हैं, उसको उनका स्टेपल फूड है वो। उसमें नेस्टिंग करके वो भी एक जगह कॉलोनी में नेस्ट करते हैं। उसका एक एग्जांपल है आपका लचकेरा करके गांव है, महासमुंद से करीब और 20 किलोमीटर अंदर। वहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार जोड़े जो हैं इनके नेस्ट करते हैं उस गांव में। और उसकी खासियत यह है कि सिर्फ गांव में ही जितने पेड़ हों उस पर ही नेस्टिंग होती, गांव के बाहर नहीं होती। अच्छा। वो कारण है कि गांव में प्रोटेक्शन बहुत है इनका। ये कितना अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप प्रोटेक्शन किसी बर्ड को देते हैं तो कितना थ्राइव करती है वो। उस गांव में रूल है कि अगर कोई बर्ड को मारेगा तो 1000 रुपये जुर्माना, घोंसले को नष्ट करेगा या बर्ड को मारेगा तो। और या अगर कोई शिकार करता है जो उसकी शिकायत करेगा, उसका नाम बताएगा, तो उसको 500 रुपये इनाम मिलता है। ये वहाँ का थंब रूल है। फिर वो कोई आदमी वहाँ इधर उधर होता नहीं, वो बड़े ईमानदारी से इसकी वो करते हैं। जैसा आपने कहा कि माइग्रेशन में, तो ये माइग्रेटरी इनका एक तो ये माइग्रेशन हो गया लोकल। दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट होते हैं जो हमारे सेंट्रल एशिया से और साइबेरिया से और उसके ऊपर टुंड्रा टाइगा वगैरह से भी आते हैं। तो वो माइग्रेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट वो 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर का भी होता है। कुछ है जैसे आर्कटिक टर्न है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है फिर वापस आता है। सर जब ये माइग्रेट करते हैं, जिस पॉइंट ए से शुरू किए हैं एंड जहाँ पर वो यूजुअली आते हैं, दे कम टू दैट सेम प्लेस एवरी ईयर। मैंने तो देखा है हमारे यहाँ एक वो घर में मेरे टाइगा फ्लाई कैचर एक छोटी सी बर्ड रहती है, टाइगा से आती है। टाइगा मतलब वो जो साइबेरिया से ऊपर का जो एरिया है वहाँ से आती है। बोरियल फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है वो, कोनिफेरस फॉरेस्ट ज़्यादा, वहाँ से आती है। और वो हर साल मेरे घर में आम की पेड़ की एक पर्टिकुलर डाली पे आके अपने दस्तक देती थी वो। इसको मैंने 4 साल ऑब्जर्व किया। Is that? हाँ। Oh. वो दे कैन पिन पॉइंट देयर डेस्टिनेशन, इतना एक्यूरेट रहता है। कहाँ से आ रही थी वो? टाइगा टुंड्रा टाइगा जो है ना, जो नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे, वहाँ से। छोटी सी बर्ड है, स्पैरो से छोटी है। एक दिन में कितने किलोमीटर का, लाइक क्या कितने दिन की जर्नी रहती रही होगी उनकी? वो डिपेंड करता है, कुछ तो लगातार होते हैं। हाँ, और कुछ है जो एक है ब्लैक टेल्ड गॉडविट, वो अलास्का से उड़ के न्यूजीलैंड पहुंचा। 12,000 किलोमीटर 11 दिन में। ओके सर, इतने बड़े उसमें। अच्छा, दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वो पैसिफिक सी के ऊपर से उड़ के आया है। नो लैंड, बीच में कहीं कोई लैंड नहीं है। सो वी कैन नॉट से कि वो बीच में प्रे की होगी या कुछ नहीं। वो टैग्ड बर्ड था और उसको मतलब उसमें टैग किया, वो सैटेलाइट टैगिंग थी उसके ऊपर, उसको ट्रैक किया इन्होंने। और ये है कि उसके लिए लोग अपने बहुत अंदर चेंजेस करते हैं। जैसे तो जब माइग्रेशन होने से पहले बहुत सारा खाना खाते हैं अपना चर्बी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फ्यूल का काम करती है कि रास्ते में खाना मिलना नहीं है, वो चर्बी उनको सस्टेन करेगी। एंड उसके बाद होता क्या कि इनके जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो इनके क्योंकि फंक्शन नहीं है उड़ते में, तो ये श्रिंक हो जाते हैं और वो उससे थोड़ा वेट कम होता है इनका, और इनका वेट जो कन्वर्ट होता है चर्बी में, वो फैट्स में, तो वो उनको सस्टेन करती है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। ओके सर, सो मेरा एक्चुअली जिस क्वेश्चन पर आना चाह रहा था मैं, एरोप्लेन जब उड़ती है, इट हैज़ अ GPS जिसके वजह से फ्रॉम से पॉइंट A टू पॉइंट B उसकी नेविगेशन होती है। ये कैसे नेविगेट करते हैं? ये बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उससे गाइडेंस लेते हैं। ये कैसे सर? अब देखिए, अगर अपन कंपास सुई को आप रखोगे तो नॉर्थ पोल दिखाता है ना, साउथ, नॉर्थ साउथ। तो वो इनके ब्रेन में भी है वो चीज़। तो वो एक तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का,
दूसरा अगर नाइट में ये लोग नाइट में भी ट्रैवल करते हैं, नाइट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दे गो बाय द स्टार्स, स्टार्स का जो कंस्टलेशन है उसको देख के अपना दिशा तय करते हैं। अरे वाह। फिर कुछ बड़े लैंडमार्क्स रहते हैं, जो पहाड़ हो गए या बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, बहुत कई साल से जो जिसको देख रहे हैं, रिवर रूट्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, ये बहुत सारे चीज़ें लैंडमार्क रहते हैं इनके, जिनको देख के लोग नेविगेट करते हैं। और वो जैसे कि आपने बताया कि 4 साल से वो इसी जगह पे आ रही थी, हाँ, तो क्या सोचकर उस पर्टिकुलर जगह को उसने अपना हैबिटेट बनाया रहा? फूड। क्योंकि यहाँ तो Okay. उनको ब्रीड करना नहीं है। ओके। दे ब्रीड इन दैट प्लेसेस, दोज प्लेसेस वेयर दे रिसाइड। यहाँ तो सिर्फ वहाँ जब बर्फ़ जम जाती है, खाना ख़त्म हो गया, तब यहाँ आते हैं खाने के लिए। तो यहाँ ब्रीड करना नहीं, यहाँ सिर्फ खाना खाने आते हैं सर्वाइव के लिए। ओके। फॉर द सर्वाइवल दे फ्लॉक सो फार। यस। सर ऐसा कुछ फैक्ट है, बिकॉज आप लोग के लिए तो ये बहुत कॉमन सी बात होगी, बट आम आदमी के लिए कुछ ऐसा ड्यूरिंग योर करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जो शायद हम लोग के लिए वो कुछ वो रहे, लाइक आश्चर्य लगे कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? हम लोग को तो देखो सर, हम उस आई से देखते ही नहीं है। तो मुझे आपकी आईज से देखना है कि दिस इज ऑल्सो द फेनोमेनन विच कॉमन पीपल एक्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड या डू नॉट नो अबाउट द बर्ड्स। एक देखिए, मुझे एक व्यक्ति मिले, अंबिकापुर में रहते हैं, वो विलेजर हैं। तो एक होता है स्पैरो लार्क, एशी क्राउन स्पैरो लार्क, छोटी सी बर्ड है, वो ओपन एरिया में मिलती है, हमारे जो जिसको हम भाटा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, उस लैंड में मिलती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो ज़मीन पे घोंसला बनाती है खुले मैदान में। और एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी, तो बोले साहब ये जो है मैदान का जो स्लोप है, जैसे मान लीजिए राइट टू लेफ़्ट स्लोप है, तो मैदान में कहीं छोटे मोटे पत्थर या कंकड़ ऐसे कुछ पड़े रहते हैं, मुरम के जो ढेले वेले, तो उसके पीछे ऐसा घोंसला बनाएगी कि जो पानी का फ्लो आ रहा है वो पत्थर से टकरा के दोनों साइड से निकल जाए। अगर मान लीजिए राइट साइड से वाटर आ रहा है, तो पत्थर के लेफ्ट साइड में घोंसला बनाएगी वो। अच्छा। तो मैंने वैसे फील्ड में चेक किया, तो एक दो जगह मुझे लगा कि ये फिनोमेना सही है, बट हर एक इंडिविजुअल वैसा नहीं करता। बट एक देखिए, गांव वाले का भी ऑब्जर्वेशन, वो लोग जो जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चिड़ियों को, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और दूसरा कि जैसे मेरे जो करियर में आप बता रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है, तो उस पे घोंसले जो बनते हैं, उसमें पौंड हेरन वगैरह घोंसला बनाता था। पहले एक बबूल का पेड़ था बगल में, उसके ऊपर बया के घोंसले रहते थे। बया के जो रहते हैं ना, पेंडुलस घोंसले लटकने वाले, देखे होंगे आपने, बड़े सुंदर वीव करके बनाती बया वीवर। तो उसके ऊपर ये रैट स्नेक जो है, इंडियन रैट स्नेक, वो अक्सर चढ़ते हैं इनको एग्स को, हाँ, एग्स खाने के लिए या उनके चिक्स को खाने के लिए। तो जब वो चढ़ते हैं तो नेचुरली ये बर्ड फिर शोर मचाती हैं। और एक किसी भी स्पीशीज़ में, जंगल की जो भी नेचर में रहती हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज समझे ना समझे, इनका जो अलार्म कॉल रहता है वो पूरे जंगल में ट्रिगर ऑफ करता है। मतलब किसी का चिड़िया ने अगर अलार्म कॉल दिया, that has to be understood by every creature which is residing around. Okay. तो उसमें वो बुलबुल ने सबसे पहले शुरू किया। अच्छा। हाँ, वो जिसका घोंसला था उसको भी नहीं मालूम पड़ा, नीचे सारा बुलबुल ने शुरू किया। वहाँ पे ब्लैक ड्रोंगो आई, वहाँ पे मैना आई 2-3, और इन्होंने उसको मारना शुरू किया। एक मैकपाई रॉबिन आई, और उस स्नेक को वो लोग सॉर्टिस करके वो चढ़ते हुए स्नेक के ऊपर अटैक कर रहे थे। Okay. ये सब नहीं बनेगा। उसके बाद में एक लॉन्ग टेल स्ट्राइक आई, वो उसने उसके सिर पे 2 बार चोंच मारी, वो पूरा 6 फुट का स्नैप वहाँ से, मतलब 20 फुट की ऊंचाई से नीचे ज़मीन पे आ गया एक मिनट। Okay. So, तो ये मतलब ये इनका बिहेवियर देखिए कि ये कलेक्टिव अटैक करते हैं। ये नहीं, I mean, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो स्पीशीज है तो सिर्फ वही स्पीशीज वाले आ रहे हैं, क्योंकि दुश्मन सबका है वो। एक स्नेक लिविंग अराउंड दिस एन एनिमी फॉर, वो सबका प्रेडेटर है, एक जैसा ही है। तो सब उसको मिलके अटैक करते हैं, मॉबिंग बोलते हैं इसको। सब मिलके कि या तो फिर एक ही स्पीशीज की बर्ड उसके ऊपर झूम जाएंगी, उसको अटैक करेंगे, या फिर अलग स्पीशीज की भी आते हैं। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज हाउ दे फाइट। ओके। एंड सर, कई लोग कहते हैं कि जैसे कि पैरट्स वगैरह हैं, डू दे एक्चुअली रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेस? ह्यूमन फेस का रिकग्निशन शायद होता है, क्योंकि मेमोरी तो है उनके पास। अच्छा। हाँ,
और जो आपके Is it जो true about only parrot or other birds also? नहीं, वो एक वर्ड्स अगर आपके आसपास रहते हैं तो दे रिकॉग्नाइज। They हाँ, recognize. आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह और आपका बॉडी का शेप और साइज वाइज देख के वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैं आपको बर्ड्स को अगर खाना डालता हूँ रोज, हाँ. तो मेरे पास आ सकती है, वो दूसरे के पास नहीं आएंगी, दूसरा कोई मेम्बर घर का Because they जाएगा feel तो comfortable to you, हाँ safe हाँ feel हाँ करते हैं. हाँ। हम्म. और ये है कि वो रिकॉग्नाइज तो करते हैं अगर आप दे आर कांस्टेंट टच विथ यू। एंड बर्ड्स की भी जो लाइक वी कॉमन वर्ड्स में हम बोलते हैं कि वो सिंग करती हैं, उसमें भी जैसे ह्यूमंस के अलग अलग एसेंट्स होते हैं. इंडियंस स्पीक इन अ वेरी डिफरेंट वे, अमेरिकन्स. तो डज इट ऑल्सो डिफर इन द सेम वे? देखिए, एक तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो बर्ड का जो हर एक बर्ड के 2-3-4 किस्म के सॉन्ग रहते हैं, हाँ। आवाज़ रहती है। एक अलार्म कॉल रहेगा, एक शॉर्ट कॉल रहता है जिसमें वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। एक रहेगा सिंगिंग, जो थोड़ा सा लॉन्ग कॉल रहेगा। वो ये है कि जो ब्रीडिंग पीरियड आता है, अभी जैसे चल रहा है ब्रीडिंग पीरियड हमारे यहाँ फरवरी से शुरू होकर जून जुलाई तक चलता है। इसमें देखना आपको बर्ड्स के सॉन्ग बहुत सुनाई देंगे आपको, लंबे लंबे, जैसे मैकपाई रॉबिन वगैरह खासकर है, दूसरी भी बर्ड्स है, आयोरा वगैरह हैं, वो ज़्यादा वोकल हो जाती हैं। वो इसलिए कि एक तो उनके वोकल सैक्स डेवलप होते हैं, ये उनका एक नेचुरल फिनोमिना है। ओके. दैट इज़ बेसिकली मेंट फॉर अट्रैक्टिंग फीमेल्स या अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। जिसका सॉन्ग ज़्यादा अच्छा रहेगा या जिसका प्लूमेज, जो वो अपने नए फैदर भी आते हैं उनके, ब्रीडिंग प्लूमेज बोलते हैं उसको। कुछ का प्लूमेज बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है और कुछ का ब्राइट हो जाता है, वो मतलब थोड़ा सा सटल चेंज रहता है उसमें, बट प्लूमेज भी चेंज होता है और सॉन्ग भी चेंज होता है ब्रीडिंग पीरियड में। तो एक तो हुआ शॉर्ट कॉल उनका, एक हुआ थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, और एक हुआ सिंगिंग। ये बेसिकली इसमें होता है आपके ब्रीडिंग सीजन में। ओके. जी So singing is basically meant for the mating and other things. हाँ, जो सीजनल सिंगिंग जो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो जाता है। Okay. दूसरे से सीजन में भी सिंग करती हैं, बट उतना एलेबोरेट नहीं रहता, उतना लॉन्ग, उतना लंबा नहीं चलता है वो। ये जो हम कोयल का कूकू सुनते हैं, हाँ, आपको दूसरे सीजन में नहीं सुनाई देगा वो। ओके. आप देखिए, कू जो है हर पूरे साल भर आप नहीं सुन पाएंगे उसको। अच्छा. ये आपके ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, और फिर उधर जब सीजन एंड होता है तब सुनाई देती है, अदरवाइज साल भर वो साइलेंट रहते हैं। That time they mate. नहीं, दिस इज द टाइम फॉर देयर मीटिंग, ये मेल इसको अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि आपने कोयल की बात करी, तो कोयल इज अ पैरासाइटिक बर्ड, नेस्ट पैरासाइट्स हैं ये। तो ये क्या होता है कि दूसरे के घोंसले में अंडे देते हैं। इसमें कई बार होता है कि उस बर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये लोग कॉल करते हैं। जैसे मेल फीमेल हैं दोनों कोयल, तो मेल कॉल करेगा तो वो बर्ड को अलार्मिंग हो जाएगा कि कोयल है यहाँ पे, मतलब नेस्ट के लिए खतरा है मेरे। तो उसका ध्यान मेल की तरफ रहेगा, तो इधर फीमेल आके धीरे से अंडा दे के उसमें चले जाएगी। तो दिस इज मतलब डिकॉय जैसा भी एक रहता है वो कॉल जो है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खास करके कोयल में, कुकू फैमिली में होता है। जी सर, जब नेस्ट आ रहा है ना, जब हम कह रहे हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत समय से चल रहा है, जो कमिंग बैक टू दैट होम स्पैरोज, हाउस स्पैरोज के बारे में। सर, हम लोग साफ करते वक्त हम जाला उनको साफ कर देते हैं, सॉरी घोंसला, हम कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं सर उनको? आपने एक सीजन उसका ख़त्म कर दिया, एक साल। इनका जो 5-6 साल का अलग अलग बर्ड्स का जो होता है, उसमें वैसे भी आप देखिए नेचुरल जो वर्ल्ड है उसमें जितने लोग बच्चे अंडे देते हैं उसमें सिर्फ 30% ही सर्वाइव करते हैं। बाकी सब कोई गिर जाएगा, एक आध बच्चा, या कोई प्रेडेटर उसको ले जाएगा, या अंडा नष्ट हो गया, तो 20 से 30% ही मुश्किल से एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। उसमें भी अगर आप अपने तरफ से उसमें और झाड़ू मार देंगे तो फिर तो वो ये भी एक रीज़न है वो स्पैरोज काम से दूर जाने का। हमारे पंखे में पहले घोंसला बना लेती थी, अलाउ करते थे हम लोग, तो कई बार पंखा भी नहीं चलाते थे। गर्मी में यार 15 दिन हो जाए, ये निकल जाए बच्चे, फिर चलाएंगे, ताकि खाना ला रहा है माँ बाप, कट ना जाए उस पंखे से। बट वो आजकल वो सब ख़त्म हो गया। हमने तो एसी लगा लिए, तो वो पंखे का तो सवाल ही नहीं। वो तो अंदर आ नहीं रहे, अगर बाई चांस आ गए अंदर तो बाहर नहीं जा पाते हैं। एंड व्हाट आई हैव सीन, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें मैंने देखा भी है कि जस्ट बिकॉज वी वांट टू कीप आवर प्लेस एस्थेटिक एकदम ब्यूटीफुल, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल, उसको हम नुकसान पहुंचा देते हैं। एंड हमें सिर्फ ये लगता है कि हम ठीक है, हमसे वो उनके अंडे वो हो गए या ये, बट व्हाट यू आर सेइंग इज सर, कितना हमने उनका जनरेशन ब्रेक कर दिया, आपने ख़त्म कर दिया।
हालांकि होता यह है कि अगर मान लीजिए उनका घोंसला नष्ट हुआ तो इमीडिएटली दूसरा बना लेते हैं वो, ओके। अगर सीजन में टाइम है और फूड अवेलेबल है। बट अगर उनका एग्स के अगर नुकसान हुए? नहीं तो एग्स के वो दूसरे ले कर देते हैं वो एग्स। ओके हाँ, ओके देखा है मैंने। ओके ओके। अगर आपको एक घोंसला तो दूसरी जगह उनको कहीं नेस्टिंग की प्लेस मिल गई, दूसरा कोई सेफ प्लेस, तो वहाँ पे वो लोग ब्रीड कर ट्वाइस थ्राइस ऑल्सो। अगर वहाँ कंड्यूसिव है तो उसी नेस्ट में 3 बार भी नेस्टिंग हो जाती है एक सीजन में। ओके। देखिए उनका इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल का, हाँ, हाँ। सर्वाइवल एंड टू And reproduce. हाँ रिप्रोड्यूस, अपनी हाँ। प्रोजेनी को आगे बढ़ाने हाँ का। हाँ। तो दे यूटिलाइज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज। ओके। जी, इट्स लाइक इट्स सो हमारी स्ट्रेंज। लाइफ बहुत इजी है उनके बनिस्बत। Yes, आप sir. वही मुझे ऐसा लग रहा है। जी, एंड डज दे हैव एन इमोशंस आल्सो सर? इमोशन तो है ही, इमोशन है। आप किसी आपके आसपास जो बर्ड्स आती हैं आप उनको देखिए, वो ऑब्जर्व करिए। कुछ एक बार घर का मेरा, आपने इमोशन की बात करी तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ एक ओरोकेरिया का पेड़ था पहले गमले में, क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं। उसके टॉप वाली ब्रांच पे जहाँ पे वो छाता जैसा बनता है, उसके ऊपर रेड वेंटेड बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया। वो करीब 6 फुट ऊंचा पेड़ था वो, और मैं वरांडे में जहाँ बैठता हूँ, मेरी सीट है उसके जस्ट पीछे था वो। तो एक दिन उसमें उसने बच्चे दिए थे, बच्चे उसके मतलब हैच हो गए थे, 3 बच्चे थे वो। उनमें से एक बच्चा नीचे गिर गया, वो थोड़ा सा स्लोपिंग था वो है, वो मूव करते हैं बच्चे घोंसले में, वो गिर गया नीचे। तो सुबह मैं आया तो वो चिल्ला रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी नीचे बच्चा पड़ा हुआ। तो मैं, मेरे से तो बना नहीं, मैंने अपने बेटे को बुलाया कि इसको ऊपर कर दे। तो उसका जो बुलबुल का बिहेवियर था, पहले तो खूब ज़ोर से चिल्लाई, उसको लगा ये बच्चे को मेरे नुकसान पहुंचाएंगे। नेचुरली आप किसी गिरे हुए बच्चे को छुएंगे तो वो करेगी। दोनों माँ बाप जो है खूब हल्ला किए। उसके बाद उन्होंने चालू किया ब्रोकन विंग डिस्प्ले। वो एक होता है कि बर्ड एक्टिंग करती है घायल होने की, कि जैसे कोई शिकारी उनके घोंसले के पास आता है तो बर्ड क्या होती है, अपना पंख फैला के जैसे आड़ी टेढ़ी चलेगी, ज़मीन पे दौड़ेगी, गिरेगी, दौड़ेगी, गिरेगी। वो एक्टिंग करती है कि मैं घायल हूँ। क्योंकि ये नेचुरल वर्ल्ड क्या होता है कि नेचुरल वर्ल्ड में कोई भी प्रेडेटर जो रहता है वो ऐसे शिकार को ढूंढता है जो कमज़ोर हो, घायल हो, बीमार हो, पकड़ने में आसानी होती है। तो वो प्रेडेटर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग ये बिहेव करते हैं, टू सेव द नेस्ट एंड द चिक्स। तो उन्होंने दोनों ने मिलके वो वहाँ पे डिस्प्ले मेरे लॉन में शुरू किया। आई मीन दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ। यस, नहीं उड़ जाएंगे वो। अगर नहीं, वो सैक्रिफाइस एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ, दे वोंट सेव देयर किड्स। ओके, ये भी है। क्योंकि खुद मर गए तो फिर तो बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। यस यस यस। अगर बच्चे मर गए तो हम तो रिप्रोड्यूस कर लेंगे दोबारा। तो कई बार क्या होता है, प्रेडेटर आता है तो घोंसला छोड़ के भाग भी जाते हैं वो, क्योंकि दे वांट देयर सर्वाइवल फर्स्ट, कि हम तो आगे फिर पैदा कर लेंगे। दिस इज हाउ द नेचर विल प्रोग्रेस। हाँ, मतलब ये कई बार हमको लगता है रूथलेस है बच्चों के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने आप को, अपने क्लान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने किया। उसके बाद जब वो रखा उसने वापस बेटे ने घोंसले में, तो वो बुलबुल आके मेरे सिर के ऊपर जो ग्रिल थी, मतलब 2-3 फुट पे आके इतनी बहुत देर तक मेरे से बात की उसने। चिक 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 करती रही वो, एंड काइंड ऑफ अ थैंकिंग टू यू। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो मदर यही बोली कि तेरे को थैंक्स देने आ गई क्योंकि बेटा तो रख के चला गया था, एंड आई वाज द वन हु वाज नॉट टचिंग देयर चिक्स। तो उसको लगा कि ये सेवियर है मेरा। सर सो फार हमको लगता था जो पेट एनिमल्स हैं, कैट, डॉग्स, दे ऑल हैव दिस। यस, आज मुझे मतलब ये एक न्यू पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है सर। कैट्स डॉग्स में तो, पेट्स में तो रहता ही है ये, क्योंकि दे आर विथ यू 24 आवर्स, तो उसमें तो रहेगा ही। लेकिन ये जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये भी ग्रेटिट्यूड आपको शो करते हैं। वाओ, जी, इट्स सो स्ट्रेंज सर। मतलब मैं, यू कैन नॉट बिलीव लाइक हाउ डज इट फीलिंग लाइक, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड दैट्स वाई सर मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर बात। हमारी जो सेंसिटिवनेस है टूवर्ड्स द एनिमल, वो कहीं ना कहीं हमारे शहर में टूवर्ड्स आवर पेट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स तक लिमिट हो गई हैं। सम आर टेकिंग केयर ऑफ देयर पेट डॉग्स, कुछ हैं जो स्ट्रे डॉग्स तक आ रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट ने रिजर्व्स बनाए हुए हैं उनके लिए, बड़े एनिमल्स के लिए।
बट हम शायद बर्ड्स के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं सर। जी, आपने स्ट्रे डॉग्स की बात की, उसको खाना देने का जो है कल्चर, वो थोड़ा सा मैं अगेंस्ट में हूँ उसके। ओके। जी एक तो क्या है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एंड नाउ दे हैव बिकम अ बिग थ्रेट टू अर्बन वाइल्ड लाइफ। वो जो गिलेरिया है आपके, जो छोटे गिरगिट गिरगिट वगैरह हैं, बर्ड्स हैं, उनके घोंसले बच्चे हैं, उनको मार देंगे वो। और दूसरा क्या है कि हमारे एक तरीके से थोड़ा सा उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो हमारे बर्ड्स में वल्चर्स ख़त्म हो गए। जो आपको मालूम होगा, वल्चर की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुई है, मतलब हार्डली 3-4% बचे हैं जो पहले हुआ करती थी, खास करके 3 स्पीसीज जो शहरों के आसपास मिलती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? वो एक ड्रग है जो डोमेस्टिक कैटल में पेन किलर के रूप में यूज़ होता है, नॉन वो है डाइक्लोफिनेक। निमोसिलाइड वगैरह भी ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ, तो वो उससे क्या होता है कि उनके दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हाँ। और वो नॉन स्टेरॉइड ड्रग है, स्टेरॉइड्स नहीं है उसमें। तो वो बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है, और वो क्या होता है कि वो जाके इनके जो इनर ऑर्गन्स रहते हैं, इनर ऑर्गन्स जैसे किडनी है, लिवर है, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके। वो कैटल को तो हार्म नहीं करता उतना, क्योंकि उतना बड़ा शरीर है उनका, बट वो उसमें क्योंकि डिपॉजिटेड रहता है कि उसके बाद, इसलिए कि उसमें मरने के बाद में जो स्पीशीज़ उसको खाती है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन वल्चर है, ये वाइट ड्रम्ड वल्चर है, वाइट बैक वल्चर है, ये स्पीसीज जो हैं जो उतना अंदर घुस के कैरेकस में से वो खाती है उनके ऑर्गन्स, ये इफ़ेक्ट हुआ। तो इनका इसमें क्या है कि इनकी ब्रीडिंग बंद हो गई, और उस वजह से इनकी पॉपुलेशन सडनली डिक्लाइन हुई बहुत ज़्यादा। ओके। तो ये जब हमारे गिद्ध ख़त्म हुए जो हमारे कैरेकस को खाते थे, मरे हुए जानवरों को, तो उस वजह से क्या हुआ कि वो काम इन्होंने ले लिया कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने। उसका 2 इफ़ेक्ट हुए, एक तो कि इनकी रॉ मीट खाने की आदत बढ़ी, तो ये ज़्यादा फिरोशियस हो गए, ह्यूमन पे अटैक होने लगे, इनके दूसरे जानवरों पे अटैक होने लगे। इवन मैंने देखा है कि गाय के बछड़े को घेर के लोग मारने की कोशिश करते हैं, बकरी वगैरह छोटा ही, हाँ, उसको मार देंगे घेर के। छोटे बच्चों पे आपने देखा होगा, रायपुर में कुछ साल पहले जो भी ये सेंट्रल मॉल बन रहा था पंट्री वाला, वहाँ के लेबर के बच्चों को, एक 1.5 साल की बच्ची थी, उसको मार के खा गए डॉग्स। अब तो ये जो है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इनके ऊपर। और दूसरा कि ये रेबिड होते हैं, रेबीज़ फैलाते हैं, तो ये दूसरे जानवरों में या इंसानों के लिए ख़तरनाक है। तो इस तरीके से अर्बन वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़े ये हैं। और बर्ड्स के ऊपर हम बात, आपका जो क्वेश्चन है सही है, मैं गिद्ध से उसको कोरिलेट करता था वल्चर से, कि वल्चर्स के ना रहने से इनकी जो इनका रोल बढ़ा है, उसकी वजह से और खतरा बढ़ गया। कौवे भी हमारे यहाँ कम हुए हैं। हाँ सर, कौवे और चील भी, उनके वो नेस्टिंग हैबिटेट कम हो गया उस वजह से। सर, फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हमें वो नॉलेज नहीं है, बट एज एन इंडिविजुअल मैं वो क्या स्मॉल स्टेप ले सकता हूँ टूवर्ड्स द बर्ड्स कंजर्वेशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत ज़रूरी है ये। हर एक आदमी को, हर शहरी को और गांव वाले को जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि अपने आसपास के जो है जितना हो सके पेड़ लगाएं अपन। ओके। और दूसरा, बर्ड्स का जहाँ तक सवाल है कि इनके लिए सिर्फ पेड़ लगाना, कई लोग क्या है कि खाना वाना बहुत डाल देते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग, मैं उसके ज़्यादा बहुत फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि इससे बर्ड बहुत ज़्यादा लोकलाइज हो जाती है, उनका जो नेचुरल मूवमेंट है, उनका जो इंस्टिंक्ट है खाना ढूंढने का, वो कम होता है। और दूसरा क्या है कि हम ज़रा ओवर एंथुसियाज्म में उनको ऐसा खाना दे देते हैं जो उनका नेचुरल फूड नहीं है। कई लोग क्या है कि अब देखा होगा, एक कोई सज्जन है कहीं के, तो वो पूरा नमकीन के पैकेट लेके बिखेर रहे हैं, सॉल्ट है और ऑयल वगैरह है जो इनके नेचुरल फूड नहीं है। तो बर्ड खा तो लेगी, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स तो उनके भी हैं, उनको भी टेस्ट फील होता है, लेकिन उनके शरीर में जाके जो चीज़ उनके लिए बनी नहीं है वो नुकसान तो करेगी कहीं ना कहीं। तो आर्टिफिशियल फीडिंग जितना हो सके, अगर देना है नेचुरल फूड दीजिए। नेचुरल फूड में भी जैसे आपके ज्वार है, बाजरा है, चावल है, कनकी है, या धान है, इन द रॉ फॉर्म, एब्सोल्युटली रॉ फॉर्म, नो कुक फूड।
कई लोग क्या रोटी डाल देंगे, दाल डाल देंगे, वो क्योंकि बर्ड उसमें खा लेगी जाके दाना दाल का, जैसे आपने दाल डाल दी उसमें पकी हुई दाल, दाने बीन के खा लेगी, बट उसमें सॉल्ट है, यस। उसमें तेल है, उसमें दूसरे मसाले हैं जो खाते नहीं अपने नेचुरल लाइफ में, तो वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा और बहुत ज़्यादा खाना ना डालें, जैसे मैं भी घर में बाजरा डालता हूँ, मेरे यहाँ 2 किस्म की मुनियाँ आती हैं, डव्स आते हैं, और बाकी जो पेड़ पौधे हैं उसमें नेचुरल फूड के लिए बुलबुल्स हैं, आयोराज हैं, ये सब बर्ड्स आती हैं, फ्लाई कैचर्स हैं कुछ। इनके लिए पानी रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो शेड उनके लिए आप प्रोवाइड करें, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा जगह नहीं तो जो फ्लावरिंग बुशेस रहती हैं, जैसे गुड़हल का पेड़ है, एक्जोरा है, ये 5-6 फुट की हाइट तक बढ़ते हैं, और किसी भी आपके 6 फुट भी अगर ज़मीन है बाहर गेट के अंदर तो वहाँ लगा लीजिए। उसमें इनको एक तो क्या है कि गर्मी के दिनों में एक बड़ा रिस्पाइट मिलता है, झाड़ियों में घुस जाएंगी तो छाँव इनको अवेलेबल होगी, और ऐसी छाँवदार जगह में पेड़ों के नीचे इनके लिए पानी ज़रूर रखें। पानी साल भर रखना चाहिए। अच्छा। कई लोग क्या है सिर्फ गर्मी में सकोरे बांट के इतनी सी हो जाती है कि हमने सकोरे बांट दिए, घोंसले बांट दिए, वो नहीं। आप इनके लिए पानी साल भर रखिए, क्योंकि इनके प्रीनिंग जो रहता है, इनको फेदर क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा इनका फैक्टर है। और देखिए आप ठंड में भी बर्ड्स नहाती हैं। हाँ, और क्योंकि इनको अपने फेदर्स क्लीन करने पड़ते हैं, स्पेक एंड क्लीन लिए, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी गंदगी होगी, कुछ भी होगी, अगर वो डैमेज होंगे तो उनके लिए उड़ना, उनकी उड़ान पे इफेक्ट होगा। आपने देखा होगा, अच्छा कुछ जगह अगर आप पॉसिबल है तो अपने घर में खाली जगह छोड़िए जहाँ पे मिट्टी हो, खाली जमीन, उसमें बर्ड बाथ भी लेती है, अपना मड बाथ, डस्ट बाथ जिसको बोलते हैं, धूल में नहाती है चिड़िया। वो इसलिए कि इनके पंखों में माइट्स हो जाते हैं, जुएं जिनको बोलते हैं, और या फिर लाइसेस हो जाते हैं, छोटे कीड़े हैं, माइट्स हैं, जुएं हैं, ये हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए अपने डस्ट बाथ करती हैं। वो तो पाउडरी जो सब्सटेंस रहता है मिट्टी का, उससे इनका दम घुटता है तो वो छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर प्रोवाइड करते हैं आप उनको, पानी और खुली ज़मीन अगर देते हैं, तो ये भी इनके लिए हैबिटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मोबाइल टावर के बारे में पहले बात मैं एक्चुअली हाउस स्पैरो के कंटेक्स्ट में पूछा था आपसे, बट अब मैं सीधा मोबाइल टावर्स पे आते हैं, बिकॉज इट हैज़ रेडिएशंस, सो हाउ डज इट इम्पैक्टिंग? देखिए इसके ऊपर कोई रिसर्च तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, मेरे घर के से 50 मीटर की दूरी पे एक मकान है जिसके ऊपर 4 मोबाइल टावर लगे हुए हैं, और ये लगे थे सन 2000 के आसपास की बात है, 2000-2001। उसके पहले तक मेरे यहाँ स्पैरोज 15-20 स्पैरोज रहती थी गार्डन में। वो धीरे धीरे कम होती गई और वो शिफ्ट हो गई करीब 100-150 मीटर की दूरी पे। तो मैं पर्सनली कोरिलेट करता हूँ, ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, बट जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है कि उस जो मोबाइल टावर्स हैं उसके 100-150 मीटर के रेंज में स्पैरोज नहीं दिखती, उसके बाद आगे दिखती हैं। सर जब आप सॉरी ये थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो रहा हूँ टॉपिक पे, बिकॉज ये मेरे माइंड से निकल गया था। आपने वो ओवर फीडिंग के बारे में कहा था, मैं न्यूज़पेपर में हाल फिलहाल में पढ़ता हूँ, पिजन जो हैं दैट हैज़ बिकम अ मेनेस काइंड ऑफ, वो एग्जैक्टली। सो वो क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? एक तो देखिए हमारे यहाँ उसको बोलते हैं रॉक पिजन। दे आर बेसिकली, ये जो रॉक पिजन के वेरिएंट्स हैं, ये प्योर तो स्पीशीज नहीं, प्योर ब्रीड नहीं है। ये दूसरे जो हमारे घरेलू बहुत सारे इंपोर्ट भी हुए पिजन्स पालते थे लोग, उनके साथ में ब्रीड करके क्रॉस ब्रीड्स हैं ये। इनको फेरल पिजन्स बोलते हैं। तो इनका बेसिक नेचर है रॉक्स में नेस्टिंग करना। अब जो इनकी जो नेचुरल जो नेस्टिंग प्लेसेस है वो दे आर वाइल्ड रॉक्स, जो उसमें क्रेविसेस रहते हैं, जो लेजेस वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर अंडे देते हैं। घोंसला बनाने के नाम पे 2-4 तिनके रखेंगे और कुछ नहीं। तो रॉक्स का क्या रिप्लेसमेंट है? हमारे कंक्रीट, जो हमारे जो छज्जे निकले हुए हैं, या आपकी बालकनी है वहाँ भी कंक्रीट है। तो आप देखोगे कहीं कहीं घरों में तो बालकनी के किसी कोने में नीचे फर्श के ऊपर घोंसला बना के अंडे दे देते हैं, या एसी लगा है तो उसके डक्ट जो है उसके साइड में अंडे दे दिए, जहाँ उनको जगह मिल जाए। अच्छा, दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, ये साल भर इनकी ब्रीडिंग चलती है। हाँ, मतलब जैसे अपनी जो दूसरी बर्ड्स हैं, वाइल्ड बर्ड्स जो हैं, उसमें बेसिकली जो हमारे यहाँ का जो उनका ब्रीडिंग टाइम है वो दैट इज़ बिटवीन फरवरी टू जून जुलाई, बिटवीन दैट पीरियड ओनली दे ब्रीड। कुछ हैं जैसे ग्रेनिवोरस, बहुत सारे जैसे स्पैरोज हैं, दे ब्रीड ऑल द ईयर राउंड। पिजन्स हैं,
दे ब्रीड ऑल द ईयर राउंड। डव्स हैं, ये भी लाफिंग डव है, वो भी करता है, बट पिजन्स का तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अब घरों में घुस के, अच्छा दूसरा होता क्या है इनसे नुकसान सबसे बड़ा कि इनकी जो एक्सक्रीटा है, जो बीट है इनकी, वो जब सूखती है तो उसकी जो डस्ट उड़ती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लंग्स। वो उसमें मतलब वो दे क्रिएट समटाइम्स फैटल डिजीज ऑल्सो। ओके। वो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो होता क्या है कि ओवर फीडिंग, जैसे हमारे देखा होगा आपने, कई जगह पे बहुत बोरे भर भर के कबूतरों को शहरों के बीच खिलाया में जाता है। कबूतरों के लिए खाना डाल रहे हैं। हाँ हाँ। वो हार्मफुल है। पहले फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता था, ब्रिटेन वगैरह में देखा होगा आपने, बोरों से वो जिनके जो प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में खाना डालते थे, इनके बाजरा वगैरह जो भी दाना डालते थे। और एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी उससे, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुए। दूसरा, जो वहाँ के जो आसपास के मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने, उनके जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर बैठ के बीट करते हैं। बीट होती है एसिडिक, तो उसका डिस्कलरेशन होता है, डिसफिगरेशन होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए उनको खर्चा होता था। तो अब उन्होंने बैन कर दिया वो फीडिंग। इंडिया में वो होता नहीं, इंडिया में उल्टा है। क्योंकि गुजरात में देखा होगा आपने, उन्होंने 50 फीट ऊंची टावर बना दी, उसमें होल्स बने हुए हैं, वो चिड़ियों के लिए घर बना के दे दिया। ओके। ये ओवर एंथुसियाज्म जो काम होते हैं ना, वो उल्टा असर करते हैं। बेसिकली अनसाइंटिफिक अनसाइंटिफिक है वो। उसमें सिर्फ पिजन्स के अलावा कोई बर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि ये डोमिनेंट स्पीसीज है। ये स्पैरो को भगा देते हैं। इवन मैना बड़ी है, उसको भी भगा देते हैं, मैना से भी बड़ा साइज है इनका। तो ये डोमिनेंट स्पीसीज होने की वजह से पूरा जितने भी उसमें पिजन होल्स हैं वो सब ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये दूसरी बर्ड स्पीसीज बचेगी नहीं। कॉन्सेंट्रेशन होगा इनका, गंदगी फैलेगी, उससे बीमारियाँ होंगी। सर, हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट इन दिस? मैं बचपन से, एक्चुअली फादर मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, भारतीय वन सेवा में थे। तो उनके साथ में उस ज़माने में जो घर हुआ करते थे, बंगले, वो बड़े कंपाउंड वाले होते थे, तो वहाँ बहुत सारे मतलब ये जीव जंतु बहुत देखने को मिल जाते। तितलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चिड़िया हैं। बचपन से मेरा पैशन रहा है वो चींटी को ऑब्जर्व कर चलते हुए देखना। तो स्कूल के टाइम का ध्यान नहीं रहता था, चींटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब बिल में जा रही है वहाँ तक देख रहे हैं उसको, डांट भी पड़ती थी। और पक्षियों को बैठ के देखना। तो ये धीरे 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 वहाँ से इनकलकेट हुआ मेरा इंटरेस्ट। और सब में नहीं होता, दो छोटे भाई बहन है मेरे, एक बहन एक भाई, उनमें नहीं हुआ, मुझ में हो गया। तो एक ईश्वर का दिया हुआ कुछ होगा, इनसे कुछ कनेक्शन कहीं वो इंटरेस्ट। अगर मैं एक शब्द में बर्ड्स कहूँ तो आपके दिमाग में या जहन में क्या आता है? फ्रीडम। ओके। क्योंकि देखिए, फ्रीडम तो खैर दूसरे जानवर भी वो करते हैं, बट बर्ड्स का जो है, इनका मूवमेंट बड़ा वास्ट रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और दूसरा जो मेरे जहन में आता है वो है कनेक्टिविटी। आप एक तो पहले ज़माने में होता था कबूतर के पैर में चिट्ठी उट्टी बांध के। दूसरा कनेक्टिविटी इस सेंस में है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक मतलब उनका जो मूवमेंट है वो आपको पता चलता है कहाँ से कहाँ वो मूव कर रहे हैं। आप उस खास करके हम जैसे जो लोग हैं जो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ से बर्ड आ रही है, अगर किसी को टैग्ड बर्ड है तो पूरी कम्युनिटी उसको फोटोग्राफ करने में, उस टैगिंग में क्या होता है कि बर्ड के पैर में रिंग पहनाते हैं। एक बैंड रहता है, नंबर्ड रहता है वो। और या फिर सैटेलाइट टैगिंग होती है, चिप लगाते हैं उसमें। तो जब ऐसी कोई बर्ड दिखती है तो फटाफट उसमें रिपोर्टिंग होती है, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी। तो देखिए कनेक्टिविटी हम लोगों की आपस में बढ़ जाती है कि चलो आपको भी दिखी, वहाँ आपको साइबेरिया में दिखी, हमको यहाँ दिखी, सेम बर्ड। तो कितने दिन के गैप में दिख जाती हैं? उसका ट्रैवल टाइम अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग रहता है। कोई वहाँ से आते आते, क्या ये लोग जब फ्लॉक्स में उड़ते हैं, बीच बीच में फीडिंग के लिए कहीं कहीं रुकते हैं। कुछ हैं जो लगातार उड़ते हैं, कुछ स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है। बेसिकली समझिए कि जब यहाँ इनको 8 से 10 दिन मेरे ख्याल से लगते होंगे। वाह सर, फ्लॉक्स में वो पैटर्न बनाकर उड़ते हैं उन लोग। सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? वो वी शेप में उड़ते हैं। हाँ, वी शेप में उड़ते हैं। वो उसमें होता क्या है कि जब अपने विंग बीट करती है बर्ड, तो उसमें जब हवा को प्रेस करते हैं नीचे, विंग जब नीचे आता है और ऊपर जाता है तो हवा में एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके।
वो फिजिक्स का हाँ, टर्म है, हाँ, आप हाँ। पढ़े होंगे शायद फिजिक्स नहीं, आप पढ़े। बिकॉज़ मैं इसलिए रिलेट किया हूँ, शायद मॉडर्न प्लेन्स को भी उसी पैटर्न में भी उड़ाने का एक वो हाँ, है। उससे क्या होता है कि जो वर्टेक्स जो ये मान लीजिए सबसे पहले एक लीडिंग बर्ड रहती है, हाँ, दोनों विंग बीट कर रही है, हाँ, हाँ। उसके जो राइट विंग से जो वर्टेक्स क्रिएट हुआ तो उसके पीछे वाली जो राइट वाले फ्लैंक में है हुँ, हुँ। बर्ड, उसके लेफ्ट वाले विंग को वो लिफ्ट मिलेगा उससे, ओके, उसका जो विंग बीट है वो पीछे वाले को मिलेगा, उसके पीछे ओके। वाले को। और अगर उसका जो लीडिंग बर्ड का अगर हाँ, जो लेफ्ट वाला विंग बीट कर रहा हाँ, है हाँ। तो उसके लेफ्ट फ्लैंक लेफ्ट, में जो है उसके उसके राइट विंग को मिलते जाएगा। वाओ! अच्छा, ये इससे क्या होता है कि एक विंग उनका थकता नहीं है, फिर हुँ, होता क्या है कि इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका वो एक विंग थका हुआ, एक विंग नहीं है, तो उसको वो करने के लिए एंड लीड वर्ड भी चेंज लीड करते बर्ड भी चेंज होती है, हैं? ओके, बाय बाय द टर्न दे लीड। वाओ! तो इस तरीके से अपना सफ़र तय करते हैं। वाओ! वंडरफुल। ऑलमोस्ट ये जो माइग्रेटरी बर्ड है उनमें तो ये पैटर्न वो फॉलो करते हाँ, होंगे ना, उनमें जो ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस जो हाँ, हाँ। ट्रैवल करते हैं। इवन शॉर्ट डिस्टेंस वाले भी 2-4-5 किलोमीटर भी जाना है इनको, हुँ, हुँ। तो भी आपने कॉर्मोरेंट्स वगैरह देखी, हुँ, ईग्रेट्स हुँ, देखी है, ये हुँ। लोग आप हाँ, इसी पैटर्न शाम में। को हमें हाँ, दिखता है दिख वैसे जाता है, हाँ। वो पैटर्न। सही है। रूस्टिंग के लिए जाते हैं जब ये सोने के लिए, हुँ, हुँ। जैसे मान लीजिए एक तालाब में इनको खाना वाना ढूंढते हैं, वाटर बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। फिर जब ये सोने के लिए जाते हैं तो कुछ सिलेक्टेड पेड़ रहते हैं इनके, तो वो 2-4 किलोमीटर होंगे वहाँ से, तो वहाँ फिर वो उसी पैटर्न में उड़ते हैं। हुँ। हाँ। सर, इनमें कहा जाता है ना अर्थक्वेक के पहले चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ऐसा कुछ इसका साइंटिफिक वो है कि दे अब कैन प्रेडिक्ट द नेचुरल सेंस डिजास्टर? तो होता है, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर ऐसी कोई कैलेमिटी आ रही है तो जहाँ चिड़िया हो रही है उस डायरेक्शन में आप ओके, वो चले जाओ, ओके। या जहाँ जानवर दौड़ रहे हैं उस डायरेक्शन में चले जाओ। सेंस तो होता है इनको। हुँ, हुँ। इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हुँ, इनको जो रंबल्स हैं, अब जैसे एलिफेंट्स जो हैं, एलिफेंट्स का आप बिलीव करेंगे इनके जो पैड रहते हैं पैर के नीचे के, उससे ये लोग फील करते हैं। ओह! हाँ, स्नेक्स हैं, स्नेक्स जैसे सड़क पे चलता रहेगा, उसकी जो चिन रहती है उससे वाइब्रेशन फील करता है वो। हुँ, हुँ, हुँ। कान तो होते नहीं हुँ, स्नेक के, हुँ, सुनाई हुँ, देता नहीं। हुँ, हुँ। वो वाइब्रेशन जो आसपास के वाइब्रेशन होते हैं उससे ज़्यादा आई साइड भी बहुत दूर तक नहीं देख पाता वो। हुँ, तो उसका जो चिन जाता है वो अपने चिन से वो ज़मीन पे टच करके वाइब्रेशन फील करता है। हुँ। तो सर, व्हिच बर्ड fascinates you a lot? मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या ही है ये द इस तरीके। वेरी वर्ड बर्ड फैसिनेट्स मी। ओह! उसमें किसी को एक को बोलूँगा तो वो पार्शियलिटी हो जाएगी। ओके, ओके, ओके। आई लव एवरीवन। मैं हाँ, लेकिन हम घर की हाउस पैरोज को बहुत मिस करता हूँ, मेरे यहाँ हाँ, से हाँ, चली हाँ। गई वो, सब लाइक एक वो हमारे परिवार का हिस्सा थी एक समय हमारे तक, परिवार का हिस्सा थी। है ना? आंगन में वो रहती थी, सुबह उन्हीं की आवाज़ से नींद खुलती थी। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है। सर, कोई वियर्डेस्ट कॉल या साउंड, आपने तो खैर उसके बारे में आपने बताया ही था कि एक वो स्नेक वाला था, और कुछ ऐसा? एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मुझे याद आता है। ये है करीब 92-93 की बात है। हुँ, हुँ। सुबह मेरी नींद खुली, बड़े ज़ोर ज़ोर से चिड़िया चिल्ला रही थी, हुँ, हुँ। कौवों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, सॉरी। तो उठ के देखा बाहर, तो वो झुंड बना के छत की मुंडेर उंडेर में बैठे हुए थे, कुछ एक दो बगल वाले की छत पे थे। तो ध्यान से देखा तो वो काँव 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 कर रहे थे, और एक डायरेक्शन में देख के पेड़ के अंदर। हुँ, हुँ। मैं गया पेड़ के नीचे, ध्यान से देखा तो वहाँ एक कोयल का बच्चा बैठा हुआ था। ओह! तो अच्छा, ये कोयल जो है कौवे के घोंसले में भी अंडे देती है, तो समझ में आया कि ये अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, लोग कौवे की फितरत रहती है ओपन में रहने का, वो उसको बुला रहे थे बाहर आवाज़ लगा के। कोयल की फितरत है अंदर छुप के रहने की, तो वहाँ से बच्चा हटने को तैयार नहीं था। हुँ, हुँ। तो अल्टीमेटली जो इसका जो फॉस्टर पेरेंट था बच्चे के, वो खाना ले जाके उसको वहीं 2-3 बार मैंने देखा पेड़ में ले जाके फीड करते थे। हुँ। फिर वो एक पेड़ से उड़ के गया दूसरे पेड़ में, वहाँ अंदर घुस के बैठ गया कैनोपी के अंदर। तो देखिए, दोनों बर्ड्स अपना अपना नेचर फॉलो कर रहे हैं। कौवे उसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कोयल का नेचर जो है, हालांकि पला बड़ा है इनके साथ में हुँ, वो, हुँ, हुँ। लेकिन वो अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ रहा। हुँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। ओके। सर, अगर जस्ट इमेजिन करते हैं, अगर ये पक्षियाँ का सोशल मीडिया हैंडल होता, हम्म।
हाउस स्पैरो के, कोयल के, वल्चर के, सबके। हाँ। सबसे ज़्यादा वायरल कौन रहता है? सबसे बड़ा ज़्यादा फेमस यूट्यूब का यानी उनके उनके सोशल मीडिया का मिस्टर बीस्ट कौन रहता है? वो रहता है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको लाइक्स ओके। ज़्यादा मिलते हैं। दैट्स ट्रू, है ना, कि दैट्स ट्रू। अपने अपने वालों को लाइक करो तो उस केस में कौन होता है? वो पॉपुलेशन देखिए अलग अलग होती है। जैसे मेरे ख्याल से ऐसे बताना मुश्किल है, बट हम्म, जैसे वहाँ अफ्रीकन है, रेड बिल कोयलिया करके एक बर्ड है, वो हज़ारों की तादाद में झुंड बना के उड़ती है। फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो लव बर्ड्स बोलते हैं जिनको, इनकी एक दो स्पीसीज रहती है, वो भी बड़े बड़े झुंड में रहती हैं, तो उनका शायद उनको ज़्यादा मिलता है। सर अर्थ के कौन से पार्ट में, आई मीन कौन से कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है बर्ड्स की? बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी सेंट्रल अमेरिका में है, इक्वेडोर है, ओके। और दिस अमेजन के आसपास भी? अमेजन के ऊपर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, हाँ, वो जो ओके ओके। मेक्सिको वगैरह का जो रीजन है, हाँ हाँ। वहाँ पे अभी जैसे जीबीबीसी हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत कम चेकलिस्ट में वहाँ पे 1000 स्पीसीज क्रॉस कर गई, क्योंकि ओके वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है बर्ड्स की, ओके ओके ओके। वो रेन फॉरेस्ट है। हाँ हाँ। उस मामले में देखा जाए तो इंडिया भी कम नहीं है पीछे अपना। ओके। हमारे पास समझ लीजिए कि मुश्किल से 2.5% लैंड है वर्ल्ड का, लेकिन हमारे यहाँ जो बर्ड स्पीसीज़ है वो वर्ल्ड की 12.5% के आसपास है। 10,000 बर्ड्स में थे हमारे यहाँ 1300 के आसपास मिलती हैं, वाह। 1300 पौने 1400। हम्म। वो उसका रीज़न है हैबिटाट, हमारे Yeah. यहाँ वेरिड हैबिटाट। आप हिमालय से चलेंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट से लेके नीचे जैसे जैसे आते हैं कि प्लेन्स में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, ग्रासलैंड मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ मिलेंगी, और ओपन लैंड मिलेंगे, और ये सब अच्छा। फिर रेन फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, और ये आपका वेस्टर्न घाट में। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हैबिटेट बहुत डाइवर्स है, तो हमारे यहाँ इसलिए बर्ड डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका वगैरह, जहाँ पे करीब करीब एक जैसा लैंड है। हमारे यहाँ ज़्यादा है बर्ड्स, और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया इक्वेडोर वगैरह में है। वाह सर, दैट्स लाइक काइंड ऑफ एन एंड। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, लेकिन कोई आपकी हर एक बात जो है, इट इज़ टेकिंग मी टू अ डिफरेंट इमेजिनेशन ऑन दी ऑल टुगेदर। मैं बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसा लगता है कि अब पूछूं तब पूछूं, बट उस वो जो फ्लो चलता है उसको डिस्टर्ब करना वो रहता है, एंड इट हैज़ टेकन मी टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड एक बहुत नया पर्सपेक्टिव भी ऐड किया हुआ है सर। सर फिर भी एक लास्ट वर्ड फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड फ्रॉम द बर्ड्स पर्सपेक्टिव, सपोज आप बर्ड के मैसेंजर हैं, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू द पीपल सर? हैबिटेट्स को बचाइए। देखिए हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट लूँगा इसमें। यस सर। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं, या जो भाटा मुरम के भाटा हैं बड़े बड़े, उसको हम जो वेस्टलैंड बोलते हैं ना, जाके वहाँ पे कचरा डंप कर दिया, या कुछ करना है तो वहाँ जाके कर लो। वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो भी जो हैं बहुत सारी स्पीसीज़ वहाँ भी रिसाइड करती हैं, उनका नेस्टिंग एरिया है, वो उनका हैबिटेट है, वहीं खाना मिलता है, वहीं अंडे देते हैं, वहीं बच्चे उनके बड़े होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप नए रायपुर में जाएंगे, रायपुर में तो खैर ख़त्म हो गया भाटा, नए रायपुर में कई बड़े बड़े अभी भी हैं खुले एरिया, जहाँ घास का तिनका भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको। मुरम है ज़्यादातर, और बहुत वनस्पति भी है, तो बिल्कुल चिपकी हुई ज़मीन से उतनी छोटी छोटी घास और वो सब। उसमें भी बहुत सारे लार्क्स हैं, पिपेट्स हैं, और सैंड ग्राउस हैं, लैपविंग्स हैं, ये इस टाइप की स्पीसीज़ वहाँ पे अंडे देती है, वहीं उनके बच्चे बड़े होते हैं, वहीं खाना ढूंढते हैं वो। एक तो वो हमारे ग्रासलैंड्स और ओपन लैंड्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हमारा नष्ट होता है वो है जो तालाब और झीलों के किनारे के जो उनके बैंक्स हैं, जिसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं तालाबों का, जहाँ से पानी बह के और उनमें पानी भरता है। देखिए एक तालाब तो कटोरे जैसा रहता है। अब जैसे आप मेजरिंग ग्लास, अगर जो अपने हम साइंस में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, मेजरिंग ग्लास जो रहता है,
उसको आप खुले में अगर रखेंगे तो सिर्फ उतना ही पानी भरेगा जितना वो ग्लास का पेरीफेरी है, जितना डायमीटर है। लेकिन तालाब में क्या होता है कि तालाब का बहुत आसपास का एरिया स्लोपिंग वाला रहता है, वहाँ से भी पानी भर के आता है। तो वो गिलास जो है 3 दिन में जितना गिलास भरेगा उतना तालाब जो है 1 दिन में भर जाएगा, क्योंकि उससे बहुत बड़े एरिया में पानी आ रहा है। अगर उस कैचमेंट एरिया को अच्छा पानी आता है तो वो पानी बह के अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लाता है, जिससे तालाब के अंदर की वनस्पति को न्यूट्रिशन मिलता है। वनस्पति बढ़ेगी तो वहाँ कीड़े मकोड़े, मछलियाँ पलेंगी। मछलियों के और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए दूसरे प्रेडेटर्स आएंगे, जैसे बर्ड्स हैं, तो एक फूड चेन तैयार होती है। अगर उस कैचमेंट एरिया को हम डिस्टर्ब करते हैं या गड्ढे खोदते हैं, वहाँ कुछ करते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो पानी इनफ्लो बंद होगा, तालाब का धीरे धीरे वो मर जाएगा। आप देखिए शहर के बहुत से तालाब, आपकी जो रजबंदा मैदान था, जो शास्त्री बाज़ार में तालाब था जिसको लिंडी तालाब हम बोलते थे, आसपास सब घर बनते गए, वहाँ पे बस्ती बस्ती गई, उनका कैचमेंट एरिया ख़त्म हुआ, धीरे धीरे तालाब सूख गया, तालाब को पाट के वहाँ बिल्डिंग्स बन गई। ये हैबिटेट ये ना सोचे कि ये बेकार जगह है, वो बेकार जगह नहीं, वो बर्ड्स का और दूसरे जंतुओं का रहवास है, वो पर्यावास है, वहाँ उसको नष्ट करना नहीं चाहिए। खास करके ओपन लैंड, ग्रास लैंड्स और वाटर बॉडीज। और घर के आसपास तो आप जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा जगह नहीं, बड़े पेड़ लगाने तो बुशेस लगा लीजिए, छायादार बुशेस, छोटे छोटे पेड़ हैं वो लगा लीजिए। वनस्पति जितनी ग्रीन रखेंगे उतना बर्ड्स आपके आसपास रहेंगे। सर थोड़ा सा इसी में एक्सटेंशन को है क्वेश्चंस का। दिस वाइल्ड लाइफ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वाइल्ड लाइफ सर, these are also the citizen of our country एक तरीके से, country या अर्थ, but these are not the vote bank of our country. My question is our government is giving equal importance या that importance that they deserve or not? उनको उतना प्रायोरिटी मिल रहा है सर, या उतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, गवर्नमेंट उनके लिए उतना कुछ कर पा रही है जितना वो कर सकती है एटलीस्ट उनके मीन्स में जो है? गवर्नमेंट वहीं तक कर पा रही है जहाँ तक वो नेशनल पार्क्स में है। उसके बाहर तो फर्स्ट प्रायोरिटीज वोट बैंक। आप चाहे अभी इवन अब यहाँ तक होता है कि जो नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास के जो एरियाज हैं, वहाँ अगर कहीं किसी चीज़ का मिनरल का भंडार मिल गया तो वहाँ माइनिंग शुरू हो जाएगी। वो क्राइटेरिया जो 10 किलोमीटर का था वो 1.5 किलोमीटर पे आ गया अब। तो वो वोट बैंक और इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करेंगे, उसके लिए कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें तो करना पड़ेगा। बट अगर उसमें बैलेंस अगर क्रिएट करके चलें तो बहुत अच्छा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाहर के एरियाज़ को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे, जितना तो बफर जोन बड़ा बनेगा तो नेशनल पार्क के अंदर का जो है वो भी और सुरक्षित रहेंगे। तो ये है कि बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमको देखना पड़ेगा। वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हमारा पर्यावरण जिंदा है। छोटे छोटे जो फूड चेन्स लोकल भी बनते हैं, आपके खेत में भी देखिए, खेत में जो सांप रह रहा है या दूसरे जो आपके ईगल्स वगैरह हैं, शिकरा वगैरह जैसे शिकारी पक्षी हैं, वो अगर आसपास रहते हैं तो आपके सांपों को टेक केयर करते हैं, चूहों को से बचाते हैं, केकड़े वगैरह जो बिल बना लेते हैं उसको ये करते हैं, उनके मतलब बैलेंस ही क्रिएट होता है। कीड़े मकोड़ों से आपकी खेतों की रक्षा करते हैं। अब देखिए चिड़िया जब खेतों में घुसती तो हमको लगता है ये दाना चुगने आ गई, जबकि होता ही है कि अगर उनके ब्रीडिंग पीरियड का टाइम है तो आपके खेत से कीड़े पकड़ के ले जाएंगे वो। कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें चिड़ियों के लिए पर्च बनाते हैं, वो छोटे छोटे वायर लगा देंगे अपने जो खेती के ऊपर, और छोटे टी शेप में डंडे गाड़ देंगे ताकि उसके ऊपर बर्ड आके बैठ सके। क्योंकि दूर से उसको कीड़ा दिखेगा नहीं। आपका जैसे मान लिया 100 मीटर लंबा खेत है, 200 मीटर चौड़ा है, तो दूर उतना पेड़ वहाँ पे है नहीं या कोई बैठने का पर्च नहीं है, चिड़िया को दिखेगा कहाँ से कीड़ा। अगर आप जगह जगह उसके लिए पर्च बनाएंगे बैठ के, तो नज़दीक में कीड़ा दिखेगा तो पकड़ के ले जाएगी वो। तो ये आजकल नया ट्रेंड चला है खेती में। ये सब करना चाहिए। अगर उनको आप फ्रेंड बनाएंगे तो वो भी आपको बहुत कुछ रिटर्न में देंगे। आपका पर्यावरण संभालेंगे, आपके खेतों की, आपके ऑर्किड्स वगैरह की रक्षा करेंगे, जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं उनकी रक्षा करेंगे।
And sir, how one can join Birds Count of India? How can they become the member आप of वो it? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, Okay. यू आर अ मेंबर ऑफ बर्ड काउंट इंडिया। Okay. आप अपने स्पीसीज करते जाइए Mm-hmm. और आप तो उनकी लिस्ट में आइएगा अपने आप। इट्स सो Okay. इजी, वैसा कोई फॉर्म वॉर्म भरना या करना ऐसा कुछ नहीं है। Uh-huh. वो जस्ट एक ऐप है, वो ऑल इंक्लूसिव है, वो सारा कुछ आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। सर होपफुली आपने भी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा जितना हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भटका नहीं आपने जो क्वेश्चन किए, क्योंकि कई बार फ्लो में ना बहुत आगे पीछे सर हो हम तो जाता चाहते हैं कि हम आप फ्लो में वो चीज़ें बताएं जो हमने पूछा भी नहीं है। है। ये तो हमारा इंटेंशन होता है, और अगर आप फ्लो पर आए हैं तो थोड़ी सी मेरी एफर्ट जो है, मैं अपने आप को सक्सेस मानता हूँ कि आई कुड गिव यू दैट स्टेट ऑफ फ्लो बेसिकली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एंड मच। सर दिस 1.5 आवर जो भी मैंने बिताया, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ लाइक मैं एक रियल टाइम वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स को इमेजिन कर रहा था। आई कुड से इट्स वन काइंड ऑफ अ रियल टाइम मेडिटेशन फॉर मी सर। थैंक यू सो मच। So you gave me a like a great session, great conversation, and great imagination and great perspective, sir, towards the thing that we see. आज के बाद से ना मेरी जो पर्सपेक्टिव है, लाइक व्हेन आई विल सी द बर्ड्स, वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। एंड होपफुली आगे भी हम आपसे ऐसी बात करेंगे सर। विल टेक सम मोर डीपर टॉपिक, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर हम जाएंगे श्योर श्योर। एंड वी कैन delve more into it. ठीक है, मेरा भी अचीवमेंट रहा कि मैंने आपके अंदर ये इनकलकेट किया Yes, sir. फीलिंग बर्ड की। So And, we are what I could say that हम लोग ना जो ट्रेंडिंग सोशल मीडियाज, आई विल एडमिट इट ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। व्हेन माय टीम सेड कि ऑर्निथोलॉजिस्ट लाइक द हु स्टडी द बर्ड को इनवाइट करना है हमें, द फर्स्ट रिएक्शन कि यार how it will gain the views, how the audience will be interested to this. But sir, secondly, I said कि this is what we need. Podcast is not just for the entertainment or just to give to garner the views, sir. It is something जो नहीं सुने हैं आज तक, वो हम सामने ला पाएं सर। So बिल्कुल सही that बात। that was my intention, sir. Hopefully आपका को एक अच्छी फीलिंग आई होगी आपके हमारे कॉन्वर्सेशन से भी। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you very much, बहुत sir. अच्छा लगा। थैंक यू एंड वेरी मच। होपफुली पीपल लिसन टू दिस एंड उनमें भी अगर इनकलकेट होती है इंटरेस्ट बर्ड्स में, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच Thank सर। you so much. थैंक यू सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज मोहित साहू सर। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे इस सेशन को। मैंने जैसे कहा कि आई वॉज इन टू डिफरेंट वर्ल्ड। सो बिफोर लिविंग दिस, मैं नहीं हार्म करना चाहता आज के सेशन को सब्सक्राइब और लाइक बोलकर। अगर आपको लगता है ये सेशन वर्थ था, सो इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंस्पायरो 10x सागर श्रीदेश। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।